यह समय है भारत में माइनॉरिटीज के लिए। और वैसे भी हालांकि जो भी हमारा इतिहास रहा होगा भारत में, मुसलमानों के लिए भारत से ज्यादा बेहतर मुल्क कहीं हो ही नहीं सकता। और मैं ये डंके की चोट पे आज भी कहता हूँ, चाहे जो भी इतिहास रहा हो, पार्टीशन के बाद भी जो भी चीजें रही हो, आज भारत का मुसलमान जो है वो सबसे ज्यादा प्रगतिशील है, सबसे ज्यादा फॉरवर्ड लुकिंग है और सबसे ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। और अगर आप तुलना करें कोई भी और मुसलमान मुल्क से भी, आप पाकिस्तान से करें, आप अफगानिस्तान से करें, सीरिया से करें, इराक से करें, ईरान से करें, या आप दूसरे देशों से भी करें जहां पर डेमोक्रेसी है, भारत का मुसलमान बहुत अच्छी जगह पर है, अच्छी पोजीशन पर है। और मुझे लगता है कि एवरी इंडियन मुस्लिम फील्स फॉर्चुनेट कि ही इज बॉर्न इन इंडिया एंड नॉट इन एनी अदर कंट्री। चालू है उज्ज्वला योजना, जो गैस की योजना है, तो गैस की योजना सुल्ताना को भी मिलती है और शिल्पा को भी मिलती है। स्वच्छ भारत अभियान चलता है, तो शमीम के घर में भी टॉयलेट बना है, सिद्धार्थ के घर पे भी टॉयलेट बना है, पूरे देश में टॉयलेट बन गए हैं हमारे यहाँ। अब तो पूरा लगभग 97% लोगों के पास टॉयलेट आ चुके हैं या एक्सेस टू टॉयलेट आ चुका है। बिजली की योजना है कि हर गांव तक और गांव से लेकर हर घर तक बिजली पहुंचानी है, तो फारूक के घर में भी है और आपके हिंदू के घर में भी बिजली पहुंच रही है। तो यहाँ पर अब जो है, इनफैक्ट अगर आप देखें मोदी शासनकाल में मुसलमानों को ज्यादा स्कॉलरशिप मिली है। 2004 से लेकर 14 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी कांग्रेस की, उसके तुलना में अब ज्यादा पैसा माइनॉरिटी अफेयर्स में भी खर्च होता है और ज्यादा पैसा स्कॉलरशिप में भी दिया जाता है। तो इसीलिए आज तो माइनॉरिटीज के लिए भारत में सबसे बढ़िया समय है भारत में माइनॉरिटीज के लिए। और वैसे भी हालांकि जो भी हमारा इतिहास रहा होगा भारत में, मुसलमानों के लिए भारत से ज्यादा बेहतर मुल्क कहीं हो ही नहीं सकता। और मैं ये डंके की चोट पे आज भी कहता हूँ, चाहे जो भी इतिहास रहा हो, पार्टीशन के बाद भी जो भी चीजें रही हो, आज भारत का मुसलमान जो है वो सबसे ज्यादा प्रगतिशील है, सबसे ज्यादा फॉरवर्ड लुकिंग है और सबसे ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। और अगर आप तुलना करें कोई भी और मुसलमान मुल्क से भी, आप पाकिस्तान से करें, आप अफगानिस्तान से करें, सीरिया से करें, इराक से करें, ईरान से करें, या आप दूसरे देशों से भी करें जहां पर डेमोक्रेसी है, भारत का मुसलमान बहुत अच्छी जगह पर है, अच्छी पोजीशन पर है। और मुझे लगता है कि एवरी इंडियन मुस्लिम फील्स फॉर्चुनेट कि ही इज बॉर्न इन इंडिया एंड नॉट इन एनी अदर कंट्री। शहजाद, एक बहुत अच्छी पॉलिसी लेकर आए थे नरेंद्र मोदी जी, और वो थी पॉपुलेशन कंट्रोल की। और उस पे उन्होंने मेरे ख्याल है कोई कहा था कि 2 बच्चों की परमिशन होगी और उसके बाद कंट्रोल किया जाएगा पॉपुलेशन को भारत की, जो कि पाकिस्तान को भी सख्त जरूरत है इसके ऊपर, लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई काम शुरू नहीं हुआ है। मैंने कई डिबेट्स देखी इंडियन टीवी पे, और उसमें जो मुस्लिम साइड से आते थे वो बिल्कुल इस बात को रिजेक्ट कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इसको फॉलो नहीं करेंगे इस चीज को। इस पॉइंट को आप कैसे देखते हैं कि पॉपुलेशन के ऊपर काम करना चाहिए, और उसमें जो मुस्लिम्स हैं वो अगर नहीं मान रहे तो उनको कैसे समझाया जा सकता है, उनको मेंटली एजुकेट कैसे किया जा सकता है? देखिए, अभी ऐसी कोई फॉर्मल पॉलिसी नहीं आई है। हाँ, पर ये हमारे देश में 1970 से ही जोर दिया जा रहा है कि हम दो हमारे दो, मतलब मियाँ बीवी और मियाँ बीवी के साथ उनके 2 बच्चे हैं। तो ये 2 चाइल्ड पॉलिसी पर जो जोर देने की बात है सारी स्कीम्स में या सारी पॉलिसीज में, ये कई वर्षों से हमारे यहाँ पर चला आ रहा है और यही चीज को आगे ले जाने की बात है। हाँ, ये कुछ स्टेट्स लागू कर रहे हैं कि जहां पर कुछ लोगों के 3 से अधिक बच्चे होते हैं, उन लोगों को वो स्कीम्स में पार्टिसिपेशन नहीं मिल सकता जो उन लोगों को मिल सकता है जिनके पास 2 बच्चे हैं, ताकि लोग भी इसकी तरफ जाए कि वी हैव टू कीप आवर फैमिली रिस्ट्रिक्टेड टू 2 किड्स। तो ये एक प्रयास किया जा रहा है। अब मुस्लिम समाज में, जैसे मैंने आपको बताया ना, कोरोना से लेकर बाकी चीजों में एक वर्ग ऐसा है हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली, जो कि हर चीज को अच्छा या बुरा उस तरीके से नहीं देखता। वो सिर्फ ये देखता है कि भाई अगर
फरमान मोदी सरकार का आया है तो वो बुरा ही होगा। अगर कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पर कि अगर कल मोदी साहब ये बोल दें कि ऑक्सीजन अच्छा है तो वो नाक पकड़कर बैठ जाएंगे कि हम अब ऑक्सीजन का विरोध करते हैं, बहिष्कार करते हैं, बॉयकॉट ऑक्सीजन। तो ये अब जिनकी मानसिकता ये है तो उनके लिए तो कुछ नहीं किया जा सकता। अब आप मुझे बताइए, अगर सरकार हमारी कल अगर मान लीजिए कि एक पॉलिसी लाती भी है तो हमारा देश संविधान से, आईन से चलता है। आईन में बड़ा क्लियरली लिखा है कि कोई पॉलिसी किसी कौम के ऊपर एक्सक्लूसिवली लागू नहीं हो सकती, वो सबके लिए समान यूनिफॉर्म होती है। तो मतलब वो पॉलिसी हिंदू पर भी होगी, जैन पर भी होगी, सिख पर भी होगी, ईसाई पर भी होगी, मुस्लिम पर भी होगी। तो भाई कुछ मुसलमानों ने इसका विरोध क्यों किया? क्या केवल मुसलमानों को टारगेट करने के लिए, या क्या आप ये एक्नॉलेज कर रहे हैं कि केवल मुसलमानों के ही 2 से ज्यादा बच्चे हैं? तो ये विरोध जो होता है ना हमारे देश में, वो पॉलिसी का विरोध नहीं होता, वो व्यक्ति का विरोध करने लग जाते हैं क्योंकि उनको मोदी पसंद नहीं। अब मोदी पसंद नहीं है तो आप उनको चुनाव में हरा सकते हैं, पर इस तरीके से ये कुछ लोग होते हैं, नेगेटिव लोग होते हैं और इनका कुछ नहीं किया जा सकता। पर हाँ, धीरे धीरे जो है, अब मैं आपको बताता हूँ, बहुत बड़े पैमाने पर मुस्लिम महिलाएं मोदी के लिए वोट कर रही है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में 3 तलाक, तलाक बिद्दत जिसको कहते हैं, नॉट 3 तलाक, तलाक बिद्दत, एक इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जो होता है उसको खत्म कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। तो ये मोदी सरकार ने किया और मोदी जी ने किया कि भाई महिलाओं को भी तो वो सम्मान मिले, वो अधिकार मिले। मुस्लिम के अंदर केवल मुस्लिम मैन थोड़ी आता है, मुस्लिम महिला भी तो आती है। और जो प्रैक्टिस खुद इस्लाम में नकारी गई है, जो खुद कुरान में नकारी गई है और जो बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज में बैंड है, तो वो प्रैक्टिस भारत में क्यों चलेगी? वो भी सेकुलर, भारत जैसा सेकुलर देश। तो उसकी वजह से मोदी की जो पॉपुलैरिटी है मुस्लिम महिलाओं में, मुझे लगता है कि वो अद्भुत पॉपुलैरिटी है। इट इज एक्सट्रीमली, ही इज वेरी पॉपुलर अमंग्स्ट मुस्लिम वुमेन। बिल्कुल ठीक। शहजाद, एक इशू बना था सीएए का कुछ टाइम पहले भारत में, तो वहां पे पहले जो मेरे पास यानी रिपोर्ट आई थी अभी, उसमें पहले कुछ लोगों ने हिंदू के जो घर थे वो जलाए, ठीक है, उस लड़ाई में। उसके बाद कुछ मुस्लिम्स के घर जलाए गए और फिर जो है वो एक मेरे पास जो है हिंदू टेलीग्राफ और इंडिया एक्सप्रेस और इंडियन मीडिया की कुछ थोड़ी बहुत रिपोर्ट्स है, उसमें उन्होंने कहा कि तकरीबन 14 to 16 मॉस्क जो थी उनको जला दिया गया या तोड़फोड़ की गई उनके अंदर, मॉस्क के अंदर। तो आप क्या समझते हैं कि उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया और जिन्होंने ये किया था क्या उनको सजा दी है, उनको पकड़ा है, और किस तरह से इस इशू को हैंडल किया? देखिए, एक तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि दिल्ली में सीए के नाम पर, नागरिकता जो कानून हम पारित हमारे पार्लियामेंट में पास हुआ है, उसके नाम पर लोगों को भड़काया गया और उसके नाम पर यहाँ पर दंगे किए गए जिसमें कि 53 इंडियंस मारे गए। मैं उन इंडियंस को हिंदू और मुसलमानों में नहीं बांट सकता। अगर दुकानें जली, घर जले, लोग मारे गए, तो वो हिंदू भी घायल हुआ और मुसलमान भी घायल हुआ। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही साइड के लोग मारे गए हैं। ऐसा इंप्रेशन देने की कुछ लोगों ने बड़ी कोशिशें की और इसमें अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में एक लॉबी है जिसको कहा जा सकता है टुकड़े लॉबी, जो बेसिकली ये चाहती है कि देश की बदनामी कैसे हो, जो ये बताने पर आमादा है कि इस देश में इस्लामोफोबिया है, भारत में इस्लामोफोबिया है। और फिर यही चीजें जो होती है, ये प्रोपेगेंडा जो चलाया जाता है, इसी का फायदा उठाने की कोशिश इमरान खान और बाकी लोग भी करने की कोशिश करते हैं कि देखिए भारत में क्या चल रहा है। हालांकि सीए पर मैं पहले बता दूं कि सीए से ना कोई भारतीय मुसलमान का लेना है ना देना है, ना मेरी उससे सिटीजनशिप अफेक्ट होनी है, ना मेरी सिटीजनशिप जानी है। वो सिटीजनशिप देने वाला कानून है और वो उन लोगों को देने वाला कानून है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इन मुल्कों में जहां पर माइनॉरिटीज के साथ बहुत बड़े पैमाने पर मिसट्रीटमेंट, इल ट्रीटमेंट होती है,
जिस तरीके से पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के साथ आप देख रही होंगी, अभी भी कन्वर्जन से लेकर ब्लास्फेमी लॉ से लेकर, आपके एक एंकर साहब है हरमीत जी, उनको भी पाकिस्तान छोड़ने की नौबत आ गई है। तो ऐसे लोग जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज से हैं, जिनको नॉन मुस्लिम होने की वजह से परसिक्यूट किया जाता है पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और बाकी देशों में, अफगानिस्तान में, उनको हमारे देश में, क्योंकि महात्मा गांधी साहब ने, महात्मा गांधी जी ने कमिटमेंट दिया था उनको, जब बंटवारा हुआ था तो उनको ये बाकायदा कमिटमेंट था हमारी ओर से कि यदि आपके साथ ऐसा होता है तो आपके लिए दरवाजे खुले हैं इस देश के। मनमोहन सिंह ने भी 2003 में एक कमिटमेंट दिया था, तो उसी के आधार पे एक कानून बना। अब उसके नाम पर जो राजनीति की गई, फिर से वही बात, मोदी विरोध में ये भड़काया गया, शाहीन बाग से लेकर अलग अलग जगहों पर लोगों को इकट्ठा किया गया, मुसलमानों को बताया गया कि आपको कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल दिया जाएगा, ये कानून आने के बाद आपको पकड़ पकड़ कर कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल, इस तरीके से माहौल पैदा किया गया और फिर उसके नतीजे के तौर पर ये दंगे हुए और दंगों में हिंदू मुस्लिम दोनों मारे गए, ऐसा नहीं। और उसके बाद जो कार्रवाई हुई, मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूँ, दिल्ली पुलिस जो इसकी कार्रवाई कर रही थी, होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है, उसने इक्वल नंबर ऑफ चार्जशीट हिंदू पर भी और मुस्लिम पर भी किए। अगर हिंदू का अपराधी मारा गया तो अकबरी बेगम को मारने वाला व्यक्ति भी पकड़ा गया है जो कि हिंदू है। तो हमारे देश में कोर्ट भी है, हमारे देश में कोई यहाँ पे इस तरीके का रूल नहीं है कि मतलब जिसकी मर्जी आ जाए वो किसी को जेल में डाल देगा, वो उसको बंद कर देगा, उसको फांसी दे, ऐसा सिस्टम नहीं है इंडिया में। अगर लोगों को गलत तरीके से डाला गया है तो उनको कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक उनको रिहा भी करता है, उनको आजादी भी मिलती है, बेल भी मिलते हैं। तो इन कोर्ट्स के सामने चार्जशीट फाइल हुई है और जो भी दोषी है, हिंदू है मुसलमान है, अगर उसने किसी भारतीय को मारा है या उसके प्रॉपर्टी का नुकसान किया है तो उसको सजा भुगतनी पड़ेगी। तो ऐसा एक इंप्रेशन पर हाँ क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और वो लोग वो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जिनके खुद के घर में है। अब बताइए, वहां पे माफ कीजिएगा, आप पाकिस्तान से हैं, इमरान खान हमें रोज लेक्चर देते हैं। इमरान खान साहब से मैं कहना चाहूंगा कि वो अपने घर में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, वहां पर क्रिश्चियंस के साथ ब्लास्फेमी लॉ को लेकर क्या हो रहा है, वहां पर बाकी सब हिंदुओं के साथ, तो हिंदुओं के तो मंदिर कितने, आप देखा होगा, वो मंदिर को तोड़ दिया जो 97 में तोड़ा था, फिर सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद बन रहा था तो उसको फिर से तोड़ दिया। आज वहां पे सिखों के साथ क्या किया जा रहा है, हरमीत जी को तो भागना पड़ रहा है, इमरान खान के खुद के पार्टी वालों को भारत में आकर वो लेनी पड़ी, रेफ्यूज लेना पड़ा। और वहां पे जो हालात है पाकिस्तान की माइनॉरिटीज का, मैं पढ़ रहा था एक रिपोर्ट कि कोरोना काल में तो हिंदुओं को अनाज नहीं दिया जा रहा था, ऐसी रिपोर्टें आई, कन्वर्जन की रिपोर्टें सिंध से, कराची से लगातार आती रहती। तो इमरान खान साहब को हमारे मुल्क में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, हमारे मुल्क में माइनॉरिटीज के साथ क्या हो रहा है, हमारे जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, उस पर फोकस नहीं करना चाहिए। उनको अच्छा, उनके लिए अच्छा रहेगा कि वो हरमीत जी की प्रॉब्लम को सॉल्व करे, और अगर नहीं कर सकते तो वो फिर वो भी खुद माने कि हमने क्यों सीए कानून लाया है। हरमीत जी जीता जागता उदाहरण है क्यों सीए कानून चाहिए। वहां पे जो आसिया बीबी है वो जीता जागता कारण है क्यों सीए कानून चाहिए। जो आपके 1000 लड़कियों के साथ हर साल कन्वर्जन होता है फोर्सिबली, तालिबानी मानसिकता वाले लोग, वो जीता जागता जरूरी वो रीजन है क्यों सीए कानून भारत को लाना चाहिए। और भारत अगर माइनॉरिटीज की रक्षा नहीं करेगा एशिया के, तो कौन करेगा? चाइना। अब चाइना मुसलमानों के साथ क्या कर रहा है, पर इमरान खान साहब बोल नहीं पाते, भारत के मुसलमानों पे बड़े लगे रहते हैं दिन रात। नहीं शहजाद, आप जितना जो बात कर रहे हैं माइनॉरिटी की, बहुत हद तक 98% में कहूंगी आप ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें 2% इसलिए गलत है कि जब कोरोना वायरस का यहाँ पे लॉकडाउन चल रहा था और कई जगह से अगर इस तरह की शिकायत आई थी कि वहां पे हिंदू कम्युनिटी को या क्रिश्चियंस को अनाज नहीं दिया जा रहा, तो उसके ऊपर एक्शन हुआ था। और हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी जो रिलीजियस पार्टी है जमात इस्लामी, उससे बड़ी कोई रिलीजियस पार्टी है नहीं, उन्होंने खुद लोगों को जा जाके घरों में पहुंचाया था। और ये एक बहुत अच्छी उन्होंने चीज की थी जिसपे मैं उन्हें अप्रिशिएट करूंगी कि ये दिखाया उन्होंने कि नहीं हम ख्याल करते हैं माइनॉरिटीज का, चाहे इस्लामिक वो रिलीजियस पार्टी ही क्यों
क्यों ना थी, बाकी मैं सबको नहीं कह रही, लेकिन जो जमात नहीं, इस्लामी है उन्होंने जरूर काम किया था। मगर अगेन आपने मुझे पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ आरजू जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, हालांकि इस शो की एंकर आप हैं। जी जी पाकिस्तान आज जहां पर खड़ा है, मतलब अपनी माइनॉरिटीज को लेकर, क्या ऐसे पाकिस्तानी आपको लगता है कि आप लोगों ने वो सेकुलर मुल्क कायम किया जिस तरीके का भारत ने सेकुलर मुल्क कायम किया है? जनरल जिया के समय से जो एक प्रोसेस, वैसे मुस्लिमाइजेशन तो वैसे ही पाकिस्तान मुसलमानों के लिए बना था, वैसे ही पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना था, पर जो कुछ थोड़ी बहुत शुरुआती कोशिशें भी रही होंगी सेकुलरिज्म की ओर, क्या आपको लगता है जनरल जिया के बाद और खासकर आर्मी के लगातार सत्ता में रहने के बाद पाकिस्तान कभी एक सेकुलर मुल्क बन पाया? इनफैक्ट हर ऑर्गन में जिस तरीके से इस्लामाइजेशन और सिर्फ एक धर्म को आपने तवज्जो दी और बाकी जो नॉन मुस्लिम थे, आप तो अहमदिया को भी मुसलमान नहीं मानते, आप मतलब पाकिस्तान शियाओं को भी टारगेट किया जाता है, तो बलूचियों को भी टारगेट किया जाता है। बांग्लादेश क्यों बना? बांग्लादेश इसीलिए बना क्योंकि वो भी तो मुसलमान ही थे, इसलिए बना क्योंकि वहां पर पंजाबी आर्मी बंगालियों को नहीं आना देना चाह रही थी। तो पाकिस्तान से मेरी यही गुजारिश है, मतलब पाकिस्तान के जो रहनुमा है उनसे मेरी यही गुजारिश है कि इतना फोकस आप लोगों का, इतने रिसोर्सेज आप लोगों के भारत में परेशानियां पैदा करने के लिए इस्तेमाल करने से अच्छा अपनी ही कौम को और उनके हालात को सुधारने के लिए अगर इमरान खान कर लें या वहां की आर्मी कर ले, इमरान खान के हाथ में तो वैसे ही कुछ नहीं बचा, तो इमरान खान के जो आका है वही कर ले, तो मुझे लगता है कि भारत अपने माइनॉरिटीज को संभाल लेगा। हमें किसी बाहर वालों के रिकमेंडेशन की या उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं तो आपको ये भी बता दूं कि आज मैं जिस कॉन्फिडेंस से ये बात बोल रहा हूँ, मैं इसी कॉन्फिडेंस से बहुत सारी चीजें बोल सकता हूँ, पर हो सकता है कि पाकिस्तान में बैठा अहमदिया वो कॉन्फिडेंस से ना बोल पाए, तो ये दिक्कत है। आप मुझे बताइए, क्या पाकिस्तान में मानते हैं अहमदिया को मुसलमान? नहीं, पाकिस्तान में अहमदियत को मुसलमान नहीं माना जाता, लेकिन साथ ही शहजाद बिल्कुल पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान ने कभी दावा नहीं किया कि ये सेक्युलर कंट्री है, ये एक इस्लामिक कंट्री है। अब ये नहीं, और जिन्ना बात है साहब तो कि कह रहे थे कि वो ये सेकुलर बनाएंगे। उन्होंने कहा होगा, लेकिन अब जो हाल है यहाँ पे, कभी सेक्युलर ना बने हैं ना बन सकते हैं, और अब तो बिल्कुल भी नहीं बन सकते। जिस तरह के यहाँ पे इंतहा पसंद निकल रहे हैं, जिस तरह के एक्सट्रीमिस्ट यहाँ से निकल के आप देख सकते हैं उनको, कि जरा जरा सी बात पे गर्दनें उड़ा देने की बात करते हैं, तो ये तो कभी उस तरफ जा ही नहीं सकते। लेकिन अगेन जो शहजाद मैंने आपसे पूछा था लास्ट, उसका जो क्वेश्चन था वो आपने मुझे रिप्लाई नहीं किया, कि जो मस्जिदें जलाई गई हैं, तोड़ी गई हैं उन दंगों में, उसके ऊपर आपकी जो कोर्ट है, दिल्ली कोर्ट है, उसने कोई एक्शन लिया, कोई सो मोटो नोटिस किया है, कुछ लिया है, कोई बात की है, कुछ मरम्मत करवाई एक तो है, ये, लोगों हाँ, को पकड़ा है? हाँ, जी हर मैं आपसे कह रहा हूं, क्योंकि दिल्ली दंगों की जो कवरेज है उसके लिए मैं खुद जमीन पर गया था। वहां पर जो भी व्यक्ति जिसकी भी प्रॉपर्टी पर डैमेज हुआ है, हालांकि जो मस्जिद का आंकड़ा आपने बताया है मैं इसको डिस्प्यूट करता हूं, इतनी मस्जिदों पर हमला नहीं हुआ है। उल्टा मैं आपको ये कई सारे एग्जाम्पल दे सकता हूं जहां पर मस्जिद पर हमला होने वाला था तो हिंदू कौम के लोगों ने उसके ऊपर नहीं होने दिया हमला। और मैं आपको ये भी बता सकता हूं कि मंदिरों पर भी हमला हुआ। तो ऐसा नहीं है कि केवल मस्जिदों पर हमला हुआ, हो सकता है कि यहाँ पर एक आध जो डिजाइनर पत्रकार है उनके शायद आपके आर्टिकल आपने उन्हीं के पढ़े होंगे। हमारे डिजाइनर पत्रकारों के आर्टिकल्स मत पढ़िए, यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिवली रिपोर्ट करते हैं उनके भी आर्टिकल्स पढ़ा करिए। ये वही है ना, वो एक इकोसिस्टम है मुसलमानों को डराने का। बिकॉज ये मैंने इंडियन मीडिया से ही, इंडियन न्यूज़पेपर से ही ये आपको नहीं मैं बता रही हूँ, जो मैं नंबर्स नहीं, बता रही हूँ। जी इंडियन मीडिया से पढ़ा होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारे यहाँ पे कुछ लोग जो अपने आप को मीडिया कहते हैं उनकी वफादारियां यहाँ से नहीं है ना, उनकी वफादारियां कहीं और है। तो उसमें मैं आपको बता सकता हूँ, अब जैसे हमारे यहाँ पे राणा अयूब जैसी महान तथाकथित सो कॉल्ड पत्रकार हैं, उनका एजेंडा बड़ा क्लियर है, उनको देश विरोध चलेगा, मतलब मोदी विरोध करने के लिए वो देश के खिलाफ कुछ भी अनाप शनाप और कुछ भी लिख सकते हैं, तो वो लिखते भी हैं। और उनको वो विदेशों में उनके कई आकाएं हैं जो उनको छापते भी हैं, और वो छापते रहे। भारत में जो हो रहा है हम उसके बारे में पूरा जानते हैं, और हम इन प्रोपेगेंडाज में नहीं फंसते, और ना ऐसा कुछ है।
और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर इतना ही मतलब माहौल होता, डर का माहौल होता दिल्ली में, दिल्ली हमारी इट्स अ कैपिटल ऑफ इंडिया, आपको लगता है कि पूरे दुनिया से छुपी होती है बातें? पूरी दुनिया हमें इंटरनेशनली बहुत कंडेम नहीं करती? क्यों हमें कोई इस तरीके से कंडेम नहीं करता जिस तरीके से जहां पर होता है ये असलियत में, वहां पे जिन देशों के बारे में क्या कहा जाता है? तो ये अफवाहें फैलाकर सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पर आग लगाकर झगड़े करवाने से कुछ नहीं होगा। और यहाँ पर हर हर केस ऑफ वायलेंस और अटैक्स, वेदर ऑन हिंदू और मुस्लिम, जो भी कल्प्रेट है उसको सजा दी गई है। इसीलिए तो चार्जशीट भी तो हिंदू और मुसलमान दोनों पे इक्वल नंबर की हुई है। आप देख सकते हैं, बड़ा अच्छा इन्वेस्टिगेशन किया दिल्ली पुलिस ने और स्पेशल सेल ने। सारे लोग जो दोषी है उनको जेल में डाला गया। लेकिन शहजाद, अगर कोई भी अपने मुल्क के ऊपर, अपने देश के ऊपर, अपनी कंट्री पे अगर कोई क्रिटिसाइज करता है तो उसका ये मतलब नहीं होता कि वो कोई एंटी पाकिस्तान या एंटी इंडिया इस तरह की कोई चीज हो गया। बहुत दफा पॉइंट आउट की जाती हैं जो वीकनेसेस होती हैं किसी कंट्री की। मैं अपनी कंट्री पे बहुत क्रिटिसाइज करती हूँ, तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं एंटी पाकिस्तान हो गई। आई वॉन्ट कि वो उस चीज पे काम किया जाए और कंट्री को बेहतर बनाया जाए। तो आप अगर कोई जर्नलिस्ट कुछ कहता है तो आप उसको फौरन ये क्यों कह देते हैं कि ये एंटी नेशनल है? और ये मैंने किसी को एंटी नेशनल नहीं कहा, ना मैं किसी को एंटी नेशनल कह सकता हूं। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि मंशा, इंटेंशन और तथ्य, फैक्ट्स, इन दोनों को भी आपको मद्देनजर रखते हुए अपनी रिपोर्ट लिखनी होगी। अगर आपकी मंशा सुधार करने की नहीं हो, केवल और केवल भारत की बदनामी हो, क्योंकि आपको यहां पर एक सरकार अच्छी नहीं लगती, क्योंकि आप सत्ता से बाहर हो गए और इसीलिए आप झूठ परोस कर केवल आप मोदी विरोध में या यहाँ के सरकार के विरोध में देश के खिलाफ झूठा लिखेंगे, तो फिर मैं आपकी उस रिपोर्ट को एज अ एक्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं बता सकता। हाँ, अगर आप फैक्ट्स पर और अगर आप सही इंटेंशन के साथ देश में चीजें जो गलत चल रही है उसको गलत को गलत बताएंगे तो उसका सारे लोग समर्थन करते हैं। हमारे देश में फ्री मीडिया है। हमारे देश में कोई यहाँ पर कोई पत्रकार को उठाकर कोई इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं ले जाती कि भाई ये रिपोर्ट क्यों लिख दी हमारे बारे में। ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ पे। हाँ, पर हमारे यहाँ पे कुछ लोग हैं जो खाते यहाँ का है, गाते कहीं और का है, तो गाते रहे। उनको भी आजादी है, उनको भी पूरी आजादी है। उनके होने ना होने से, उनके इररिलेवेंस रेलेवेंस से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा देश का लोकतंत्र बहुत मजबूत है। अब बताइए, अगर ये सारी बातें सही होती तो मुस्लिम महिलाएं क्यों वोट करती मोदी सरकार के लिए? अगर मुस्लिम, आपका ये कहना है कि मोदी सरकार के होते हुए मुसलमानों के मस्जिद तोड़ दिए गए हैं, तो फिर भाई क्यों जीत रहे हैं? नहीं तो सर, तोड़े गए ना, ये आपके अपने न्यूज़पेपर बता रहे हैं, हमने थोड़ी बताया है। लेकिन एक चीज और शहजाद, लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप क्या समझते हैं कि ये जो कोविड-19 के बाद का, यानी जो अब भारत है, तो हर कोई वर्क फ्रॉम होम पॉसिबल नहीं है हर एक के लिए। लोग जॉबलेस हो गए। बहुत से लोगों को मैं जानती हूँ भारत में जो कहते हैं उनके पास बहुत टाइम से जॉब नहीं है। इस चीज को आप कैसे समझते हैं कि हैंडल किया जा सकता है? क्या फ्यूचर है उन लोगों का भारत में जो अब जॉबलेस हो गए हैं? और अब जाहिर उस तरीके से ऑफिसेज नहीं ऑपरेट हो रहे जैसे पहले हुआ करते थे। हर कोई कंप्यूटर से, हर कोई लैपटॉप लेके तो ऑफिस नहीं बना सकता ना। तो आप क्या समझते हैं कैसे लेके चलना चाहिए? नहीं, ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि जब से कोविड आया है, और ये कोविड कहीं ना कहीं चाइना की देन है, वुहान वायरस जिसको कहा जा सकता है, और हम कहते भी है वुहान से जो चाइना ने इसको भेजा है दुनिया के लिए गिफ्ट। तो ये जब से आया है, इससे 100% सारी इकोनॉमीज को फर्क पड़ा है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत में पिछले 5 महीने से हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है वो लगातार एक्सपैंड हो रही है। भारत में जो पहले एंटिसिपेट किया था कि जीडीपी की दर गिरेगी, जिस रेट से गिरेगी, उस रेट से कम दर पर अब गिर रही है, मतलब कि उसमें पिकअप हुआ है। भारत में पिछले लगातार 2 या 3 महीने से जो FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, उसकी संख्या बढ़ी है। भारत के लगातार जो स्लो डाउन हुए जो भी पैरामीटर्स थे वो पिकअप हो रहे। और हमारा स्टॉक मार्केट भी जो है, आप यकीन मानिएगा, हमारा जो स्टॉक मार्केट था जब लॉकडाउन शुरू हुआ मार्च में,
तो 25,000 पॉइंट्स पर था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये पूरे लॉकडाउन में मतलब 0 to 25,000 पहुंचने में 1980 से 2020 लगे, पर ये एक साल के अंतराल में अब वो 25,000 से 50,000 तक पहुंचा है। ये बताता है कि न केवल इंटरनेशनल कॉन्फिडेंस है, डोमेस्टिक कॉन्फिडेंस भी हमारी इकोनॉमी में, और वो इसलिए है क्योंकि हमने जिस तरीके से कोविड को मैनेज किया, जिस तरीके से हमने लॉकडाउन सही टाइम पे लगाया, तो हमने लाखों करोड़ों लोगों की जानें बचाई। और अब जिस तरीके से हम कोविड वैक्सीन को डेवलप करके हमने आगे बढ़ाया है, और दोनों वैक्सीन मेड इन इंडिया वैक्सीन है, आत्मनिर्भर भारत का ये हमारा प्रोजेक्ट था, तो हमने दोनों वैक्सीन इंडिया में बनाई। और आज हमारी भारत की वैक्सीन नेबरहुड में भी हम वैक्सीन फ्री में भेज रहे हैं कई मुल्कों को। नेपाल को भेजी है, श्रीलंका को भेजी है, मोरक्को को भेजी है, बहुत सारे देशों को हमने फ्री में भी भेजी है, और हमारे लिए ऑर्डर